हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा एसजी फिनसर्व के बारे में। ये मेरी दिवाली पिक की कंपनी है। तो कंप्लीट स्टडी करेंगे इस स्टॉक के बारे में, इसका बिजनेस समझेंगे, फाइनेंशियल्स देखेंगे और साथ ही साथ इसका चार्ट भी देखेंगे। तो अगर कंपनी का बिजनेस देखें तो ये एक एनबीएफसी है जो कि लोन्स देती है और उसके इंटरेस्ट से पैसे कमाती है। बट ये एक नॉर्मल एनबीएफसी नहीं है, इसका बिजनेस मॉडल बाकी एनबीएफसी से थोड़ा सा अलग है। तो ये बेसिकली वर्किंग कैपिटल लोन्स देती है बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, 1 2 3 महीने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि सप्लाई चेन को फाइनेंस करती है। सप्लाई चेन को कैसे फाइनेंस करती है, अगर मैं आपको समझाऊं तो सपोज करो कोई भी एक बड़ी कंपनी है जैसे टाटा मोटर्स। तो इसको हम लोग यहाँ पे टाटा मोटर्स, तो इसको यहाँ पे कंपनी को हम बोलते हैं एंकर, जो कि बहुत बड़ी कंपनी होती है और सप्लाई चेन में टॉप पर आती है। बट ये जो अपनी गाड़ी है, बट ये जो अपने आइटम्स हैं, इस केस में टाटा मोटर्स, तो ये अपनी गाड़ी डायरेक्ट नहीं बेचता है। इसके नीचे आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, उसके नीचे आते हैं डीलर्स, अलग अलग डीलर्स होते हैं और उसके फाइनली बाद में ये रिटेलर्स और या फिर कंज्यूमर्स के पास जाती है। तो एसजी फिनसर्व किन लोगों को लोन देता है? जो सप्लाई चेन में नीचे के लेवल के लोग होते हैं, जो सपोज करो डीलर है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है जो टाटा मोटर्स की गाड़ी बेचता है। तो सपोज करो इसको टाटा मोटर्स की गाड़ी लाके अपने शोरूम्स पे बेचनी है, बट इसके पास फिलहाल वर्किंग कैपिटल नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टॉक इसका अभी बिका नहीं है और ऑलरेडी इसका पैसा लगा हुआ है दूसरी गाड़ीज़ में टाटा मोटर्स की। बट कस्टमर्स की डिमांड दूसरी गाड़ी की आ रही है, तो वो गाड़ी लाने के लिए इसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है। तो यहीं पर एसजी फिनसर्व का काम आता है। वो ऐसे डीलर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को लोन देता है 1 2 3 महीने के लिए, काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए, और इनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो ये सिंपल सा इसका बिजनेस मॉडल है देखने में। तो बेसिकली ये स्मॉल बिजनेसेस को लोन देता है जो कि बिग मैन्युफैक्चरर से माल उठाते हैं। बट इनके बिजनेस मॉडल की खास बात ये है, सपोज करो ये क्या करते हैं, इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे टाटा मोटर्स के साथ एमओयू करके इनको अपने बिजनेस में ऑन बोर्ड किया। तो ये उसके बाद इसके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को लोन देगा जो ऑलरेडी टाटा मोटर से सर्टिफाइड है डिस्ट्रीब्यूट और फर्दर कस्टमर को डिलीवर करने के लिए। तो जिससे कि इनका लोन्स है वो काफ़ी सिक्योर है और इनका इसीलिए जो नेट एनपीए रहता है, यहाँ पे तो नेट एनपीए इनका दिया नहीं है तो वो जीरो रहता है। इनका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए हमेशा ऑलमोस्ट जीरो रहता है, क्योंकि कोई भी बोरोवर अगर टाइम से पेमेंट नहीं करेगा और लोन डिफॉल्ट करेगा तो फ्यूचर में एंकर कंपनी से उसको सप्लाई मिलना ही बंद हो जाएगी। और एसजी फिनसर्व सिर्फ इनवॉइस के अगेंस्ट ही लोन सैंक्शन करता है। सपोज करो डिस्ट्रीब्यूटर ने टाटा मोटर्स से गाड़ियाँ परचेज करी और टाटा मोटर्स ने उसको इनवॉइस दिया सर्टेन अमाउंट का, तो एसजी फिनसर्व लोन का पैसा डायरेक्टली टाटा मोटर्स को क्रेडिट करेगा जो टाटा मोटर्स ने डीलर के अगेंस्ट इनवॉइस रेज किया हुआ होगा उसके अगेंस्ट। तो एसजी फिनसर्व अलग अलग एंकर्स को धीरे धीरे बोर्ड करता जा रहा है, ऑन बोर्ड करता जा रहा है, और आज की डेट में ये सब एंकर्स इन्होंने ऑन बोर्ड कर रखे हैं। और इस बिज़नेस की खास बात ये है, सपोज करो इन्होंने पोली कैब को ऑन बोर्ड किया अपने उसमें, तो जैसे ही पोली कैब को ऑन बोर्ड करेंगे तो एमओयू वगैरह साइन करके जो भी, उसके बाद पोली कैब के जितने भी लोकल डीलर्स वेंडर्स होंगे ऑथोराइज्ड, उन सब को जिस किसी को भी लोन की रिक्वायरमेंट होगी उनको डायरेक्टली ये लोन दे सकता है। तो एक बड़ा एंकर ऑनबोर्ड करने से हज़ारों फ्यूचर पॉसिबल कैंडिडेट्स जो कि लोन लेने की गुंजाइश रखते हैं फ्यूचर में, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि किस किस सेगमेंट के कितने एंकर्स इन्होंने ऑनबोर्ड किए हुए हैं। एसजी मार्ट, एपीएल, अपोलो स्टील पाइप्स, कजारिया, अडानी, वेदांता, पॉलीकैब, ये सब बिल्डिंग मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स में। ऑटोमोबाइल में टाटा मोटर्स, टाटा मोटर पैसेंजर, अशोक लीलैंड, महिंद्रा महिंद्रा, आईटी पेरिफेरल्स में ये सब। और जैसे जैसे और एंकर्स ऑन बोर्ड होते जाएंगे तो बिजनेस काफ़ी स्केलेबल है। सपोज करो अभी टाटा मोटर्स और महिंद्रा ही है, फ्यूचर में इन्होंने ह्यूंडई मोटर्स को ऑन बोर्ड किया तो ह्यूंडई मोटर्स के ऑल ओवर इंडिया जितने भी डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, उसके बाद जिस किसी को भी रिक्वायरमेंट होगी तो उन सबको फाइनेंस कर सकते हैं। और क्योंकि वो लोग ऑथोराइज्ड डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ऑलरेडी, तो लोन के डिफ़ॉल्ट करने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर लोन डिफ़ॉल्ट भी होता है तो भी इनके पास, अगर मैं एक स्लाइड में दिखाऊं तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है 80% ऑफ द ओवरऑल बुक इज सिक्योर्ड वाया चार्ज ऑन फंडेड इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स जनरेटेड बाय सेल ऑफ द सेम। अगर फ्यूचर में लोन डिफ़ॉल्ट करने की भी कोशिश करता है डीलर या
डिस्ट्रीब्यूटर या वेंडर जिसने भी लोन लिया हो, तो क्योंकि ये इनवॉइस के अगेंस्ट ही लोन देते हैं और उस इनवॉइस के अगेंस्ट जो इन्वेंट्री या फिर जो सामान वो खरीदता है, इन केस ऑफ टाटा मोटर्स अगर गाड़ी खरीदी तो और लोन डिफ़ॉल्ट हो गया तो उस इन्वेंट्री पे, उस गाड़ी पे इनका हक होगा। या फिर अगर वो गाड़ी आगे कस्टमर को इन्होंने बेच दी और कस्टमर से आना, मतलब डीलर ने कस्टमर को बेच दी फाइनल कस्टमर को, और फाइनल कस्टमर से रिसीवेबल आना बाकी है, तो भी उस रिसीवेबल पे इनका हक होगा। तो 80% ऑफ दी जितने भी इन्होंने लोन्स डिस्पर्स किए हुए आज की डेट में, यहाँ पे इन्होंने दिखाया लगभग 2800 करोड़ के जो लोन दिए हुए हैं उसमें से 80% इनके सिक्योर हैं। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि एंकर्स के साथ इनका स्टॉप सप्लाई अरेंजमेंट है, जिससे कि अगर फ्यूचर में लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो सप्लाई रुक जाएगी फ्यूचर में। तो इसलिए ये काफ़ी सिक्योर तरीके की एनबीएफसी है। और इसको बिज़नेस को इनिशियली जो ये स्टार्ट हुआ था एपीएल अपोलो के जो ओनर्स हैं उन्हीं ने स्टार्ट किया था। बेसिकली एपीएल अपोलो ट्यूब्स क्या करती है, ये स्टील के ट्यूब्स पाइप्स सेल करती है और आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ी कंपनी है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। तो इसके खुद के हज़ारों डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं जिनको ये अपना माल सेल करते हैं और वो फर्दर कस्टमर्स को देते हैं। तो इन्होंने अपनी ही जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको फाइनेंस करने के लिए अपनी नई आर्म बनाई थी, जिससे ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में अपने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको फाइनेंस कर सकें। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, अगर आप देखेंगे इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, तो इनिशियली कंपनी पहले कुछ खास बिजनेस नहीं था इसका 2022 से पहले। और इस इनिशियली अगर इसकी यहाँ पे अगर देखें तो इनकॉर्पोरेटेड इन 1994 मुंगीपा सिक्योरिटीज़, तो पहले कंपनी का नाम मुंगीपा सिक्योरिटीज़ था। अगर इसके पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें, फाइनेंशियल ईयर 2021 मुंगीपा सिक्योरिटीज़ के नाम से ये कंपनी ट्रेड करती थी। तो इन्होंने इस कंपनी को एक्वायर किया और आज की डेट में इसके अगर प्रोमोटर देखें राहुल गुप्ता, रोहन गुप्ता, प्रोमोटर के पास लगभग 48% की होल्डिंग है। अगर एपीएल अपोलो ट्यूब्स देखें इसके प्रोमोटर में, तो यहाँ पे भी राहुल गुप्ता, रोहन गुप्ता है। तो ये प्रोमोटर फैमिली ही है एपीएल अपोलो ट्यूब्स की, जो एसजी फिंजर कंपनी में अभी प्रोमोटर है। अगर ईयरली होल्डिंग देखें तो प्रोमोटर्स में देखें तो 2023 में, फाइनेंशियल ईयर 2023 में इन्होंने एंट्री ली। उससे पहले ये मुंगीपा कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड के नाम से थी कंपनी। इनकी अगर कॉन कॉल भी देखें डॉक्यूमेंट्स में जाके, मई की कॉन कॉल मैं ओपन करता हूँ, जुलाई की कॉन कॉल, उसके बाद अक्टूबर की कॉन कॉल। तो अगर मई की कॉन कॉल हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, I really feel proud to tell everyone the way SG Finserv has created its business model in the last 2.5 years since we started this company, because in October 2022 the primary objective was to offer bill discounting services, supply chain funding for the main group company APL Apollo, and very quickly we ramped up the loan book to 1000 crores within 2 to 3 quarters. When we started we were a single group consumer. Today again I feel proud to share that we have an anchor list of more than 45, which includes groups like JSW, Adani, Bajaj, Tata, Vedanta and all the major conglomerates one can think of who have enrolled to the products and offerings being offered by SG Finserv। तो इन्होंने खुद के लिए ये स्टार्ट किया था, बट अभी 45 कंपनीज ये लोग ऑन बोर्ड कर चुके हैं। तो इसकी पीपीटी में अगर देखें तो ये सारे यहाँ पे हमने देखा कि इसके एंकर्स ऑन बोर्डेड आज की डेट में। और अगर नीचे देखें तो MOUs विद एंकर्स प्रोग्राम साइज इन करोड़, MOUs विद एंकर्स एग्रीगेटिंग टू 6550 करोड़ already in place, providing a blueprint to achieve the target loan book of financial year 27। तो फाइनेंशियल ईयर 27 में इनका कितने का टारगेट है, अगर इनकी कॉन कॉल देखें तो सबसे पहले मई वाली कॉन कॉल देखते हैं। यहाँ पे लोग बता रहे हैं द विजिबिलिटी ऑफ एंकर्स दैट वॉट वी हैव टुडे, वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी कैन टेक दिस लोन बुक टू फ्रॉम 2300 करोड़, जो कि अभी तो 2800 है, उस टाइम पे मई में 2300 थी, उसको 4000 ले जाने की बात कर रहे थे नेक्स्ट 12 मंथ्स में, और फाइनेंशियल ईयर 27 में 6000 करोड़ तक की। रिटर्न ऑन इक्विटी 18 से 20% और रिटर्न ऑन इक्विटी 4.5 से 5%। और 6000 के हिसाब से 4.5-5% के ROE पे अगर देखें तो 5% ऑफ 6000 कितना होगा, लगभग 300 करोड़ के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी एसेट। मतलब फाइनेंशियल ईयर 27 तक 300 करोड़ का टारगेट था इनका मई की कॉन कॉल के हिसाब से। उसके बाद
जो इनकी अगली कॉन कॉल हुई जुलाई में, जुलाई की कॉन कॉल में अगर देखें इनका AUM, जुलाई की कॉन कॉल में इनका AUM 2600 करोड़ के आसपास पहुंच गया। और अगर मैं सर्च करूं टारगेट, वी आर एक्टिवली वर्किंग टू एक्सपेंड आवर बैंकिंग लाइन्स टू 4500 करोड़ टारगेटेड फॉर फ्रॉम दी करंट, ये तो बैंकिंग लाइन्स है। वी आर वेल पोजिशन टू अचीव AUM ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में 3,500 से 4,000। और फाइनेंशियल ईयर 27 का अगर सर्च करें तो फाइनेंशियल ईयर 27 में कई इन्होंने फिर से बोला है वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी शुड बी एबल टू अचीव बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 27 एंड सेम ROA बोला है। उसके बाद लेटेस्ट कॉन कॉल देखें अगर अक्टूबर में जो हुई है अभी रिसेंट लेटेस्ट रिजल्ट के बाद, इसमें अगर फाइनेंशियल ईयर 27 का टारगेट देखें कितना बोला है, तो इसमें फिर से इन्होंने बोला है कि वी आर वेल पोजिशन टू अचीव द टारगेट AUM 6,000 बाय फाइनेंशियल ईयर 27। तो कंपनी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक 6,000 करोड़ तक का AUM पहुंच जाएंगे। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो यहाँ पे बोल रहे हैं दैट इज PBT नॉट PAT, सो वी आर कॉन्फिडेंट दैट 250 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैन बी अचीव्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 27। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 250 करोड़, और अगर इस पे 20% का टैक्स भी मान ले तो 50 करोड़ का टैक्स देने के बाद यानी कि लगभग 200 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंच जाएगी फाइनेंशियल ईयर 27 तक, यानी कि 31 मार्च 2027 तक। इसको अगर हम थोड़ा अनसर्टेन भी मान लें कि हो सकता है फ्यूचर में बिजनेस में थोड़ा उछाल और मंदी आती रहती है, तो हो सकता है 6 महीने का और टाइम ले ले। तो अगर सितंबर अक्टूबर 2027 तक यानी कि अभी से ठीक 2 साल बाद तक भी 6,000 का AUM पहुंच जाता है और 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट पहुंच जाता है तो भी बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि कंपनी अभी सिर्फ और सिर्फ 2,000 करोड़ की है, लगभग 2,200 करोड़ की। और अगर इसको 200 करोड़ से डिवाइड करें तो लगभग 10-11 का फॉरवर्ड P आएगा इसका 2 साल बाद का। और उसके बाद भी कंपनी ऐसा तो यानी कि ग्रोथ करना बंद कर देगी, तो उसके बाद भी कंटिन्यूसली ग्रो होगी, भले ही इस स्पीड से ना हो। तो 11 के फॉरवर्ड P से अगर ये 22 पे पहुंच जाती है जो कि इजीली सस्टेनेबल हो सकता है, तो सीधा सीधा डबल होने का स्कोप है फ्यूचर में। अभी इस लेटेस्ट कॉन कॉल में क्या हुआ है, कंपनी में CEO, CFO, COO सब ने रिज़ाइन कर दिया है सेम डे। तो यहाँ पे मैनेजमेंट बोल रहा है कि दिस इज़ नॉट कोऑर्डिनेटेड, इट इज़ अ कोइंसिडेंस दैट वी हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन द सेम डे बट द ट्रांजिशन इज़ ऑलरेडी प्लान्ड। तो CEO, CFO, COO जो थे इसके, अगर इसकी PPT पे देखें तो CEO सौरभ धवन, साहिल सिक्का, और जो कि दोनों CEO और CFO खुद ही हैं, तो ये दोनों ने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया है। और इनकी जगह कौन ले रहा है, अगर हम लोग देखें तो CEO विनय गुप्ता, CA एंड अ सीजन बैंकर इन्वेस्टर विद ओवर 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस विल टेक दी न्यू CEO रोल। तो विनय गुप्ता जी नए CEO बनेंगे इसके। अगर हम अपोलो ट्यूब्स की लेटेस्ट PPT पर जाएं और इनके अगर ये देखें कि कंपनी के जो मैनेजमेंट की टीम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है, तो विनय गुप्ता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं APL अपोलो ट्यूब्स के, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है, जिनको 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग पाइप्स, ट्यूब्स एंड शीट्स में। और सौरभ मिश्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और इसके अलावा दीपक गोयल, वी हैव मिस्टर दीपक गोयल ऑल्सो हु इज़ सर्विंग एज द ग्रुप CFO। तो जो इनके ऑलरेडी APL अपोलो ट्यूब्स के CFO हैं यहाँ पर दीपक गोयल, 2 डिकेड्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इनको CFO का रोल मिला है इसमें। तो APL अपोलो ट्यूब्स को अगर हम देखें तो ये 50,000 करोड़, लगभग 48,000 करोड़ की कंपनी है, जो कि SG फिनसर्व के मुकाबले काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो अभी मैनेजमेंट या फिर कॉरपोरेट गवर्नेंस बोले तो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि अब कंपनी को ये और भी स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल्स के हाथ में दे चुके हैं, जो कि कंपनी को एक सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। क्योंकि ये जो CEO CFO का एग्जिट हुआ है, ये कोई परफॉर्मेंस के रिलेटेड तो नहीं हुआ है, क्योंकि कंपनी तो लगातार ग्रो कर रही है, आखिरी 2-3 साल में 5-6 गुना सेल्स और नेट प्रॉफिट कर चुका है। तो ये कहीं ना कहीं इसको और अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए ही, सब कुछ अच्छे से करने के लिए ही किया गया है, क्योंकि अब इसका मेनली जो कंट्रोल है, पहले भी APL अपोलो ट्यूब्स के फैमिली ऑफिस से ही कंट्रोल था, बट अब इन्होंने CEO CFO भी अपने ही और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट टीम से बिठा दिए हैं। तो अभी प्रोमोटर्स के पास लगभग 48% की होल्डिंग है इसमें, और FIs के पास नेग्लिजिबल है, DIs के पास सिर्फ बंधन इक्विटी कैप के पास है 1.63। बाकी पब्लिक में इसके कुछ बड़े बड़े नाम्स हैं जिनके पास
अच्छा खासा 1 1 2 ऐसे करके परसेंटेज है, 2 4। कंपनी की अगर पीपीटी देखें फिर से तो एपीएल स्टार्टिंग से अगर पीपीटी देखें इसकी, तो कंपनी बोल रही है कि आज की डेट में सितंबर 2025 में 2878 करोड़ के लोन बुक है, और आने वाले 2 साल में, 2 साल से भी कम टाइम में, 1.5 साल में डबल की लोन बुक करने का टारगेट है। आज तक ग्रोस डिसबर्समेंट 52,000 करोड़ के आज तक के लोन्स दे चुके हैं ये, और टोटल इन्वॉइसेस फाइनेंस 4.5 लाख से लगभग 4.25 लाख से ज़्यादा के इन्वॉइसेस आज तक फाइनेंस कर चुके हैं। कस्टमर बेस 1000+ MSMEs को सर्व कर चुके हैं। नेटवर्थ आज की डेट में कंपनी के पास खुद का पैसा इतना है 1071, और फुल कंपनी ट्रेड कर रही है 2200 लगभग डबल के प्राइस टू बुक वैल्यू पर। उसके बाद नीचे जाएं तो ग्रोस एनपीए, यहाँ पे कंपनी के नील ग्रोस एनपीए हैं, कोई भी बैड लोन नहीं है। उसके बाद नीचे जाएं तो यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं। उसके बाद वे फॉरवर्ड फ्यूचर में इन्होंने दिखाया है कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक 6000 करोड़ का यूं पहुँचने का टारगेट है। और की इंक्रीडेंट्स वे फॉरवर्ड, सबसे पहले तो रेटिंग देखें तो AA की रेटिंग दी हुई है क्रिसिल ने, इकरा ने। तो AA के ऊपर 2 रेटिंग होती है, AA+ और AAA, मतलब ये काफ़ी सिक्योर की कैटेगरी में इसको रेट किया है। फाइनेंशियल रिसोर्स सिक्योर्ड इक्विटी कमिटमेंट्स फॉर एन एडिशनल 450 करोड़ थ्रू शेयर वारंट्स। तो वारंट्स के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। इन्होंने लगभग 450 करोड़ के वारंट्स इशू किए हैं, जिसमें से 25% का पैसा इनके पास 112 करोड़ आ चुका है अक्टूबर 2024 में, 1 साल पहले। और अभी 300 करोड़ का बैलेंस है, जो कि अप्रैल 26 से पहले आ जाएगा अगर वारंट्स को शेयर होल्डर ने कन्वर्ट करा लिया। तो इससे भी इनकी इक्विटी कैपिटल बढ़ेगी, जो कि आगे लोन देने में काम आएगी, और इनके 6000 के AUM को टारगेट को अचीव करने में काम आएगी। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग दी है अच्छी। तो अच्छी क्रेडिट रेटिंग का मतलब है कि इनको फ्यूचर में इजीली बोरोवर से, बैंक से या फिर बड़ी NBFC से, जिनसे भी ये लोन लेके आगे लोन देते हैं, इजीली कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा, जिससे कि इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेगा और बीच का अच्छा इंटरेस्ट ये लोग खुद के पास कमा पाएंगे। उसके बाद कंसीडरिंग रेजिंग बैंकिंग लिमिट्स टू 4500 करोड़ टू फ्यूल ग्रोथ फॉर 2027। तो अभी जो इनकी सैंक्शन लिमिट है बैंकिंग वगैरह से पैसा उठाने की, तो मैक्सिमम लगभग 1961 करोड़ की है, जो कि ये आगे बढ़ाने को टारगेट कर रहे हैं 4500 करोड़ तक। उसके बाद ब्लूप्रिंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 27, वी हैव एस्टेब्लिश्ड पार्टनरशिप विद दीज कॉरपोरेट्स। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है 6500 करोड़ का MOU साइन कर चुके हैं, जो कि हमने देखा। उसके नीचे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बताया है। वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस दैट वी हैव लॉन्च कस्टमर मोबाइल एप्लीकेशन ऑफरिंग रियल टाइम एक्सेस टू लोन इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद सिग्निफिकेंस बताया है, जो सप्लाई चेन को फाइनेंस करते हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाए यहाँ पे। उसके बाद कंपनी के बारे में बताया है। उसके बाद प्रेजेंस 25 सिटीज़ में प्रेजेंस है। लोन जो देते हैं बुक वाइज लोन 41% नॉर्थ में है, साउथ में इतने, वेस्ट में इतने, ईस्ट में काफ़ी कम प्रेजेंस है अभी इनकी। उसके बाद बोर्ड मेंबर्स, मैनेजमेंट टीम और सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। तो अनसिक्योर्ड लगभग 13% है इनकी। उसके बाद एंड ऑफ PPT। तो अभी हम इसके अगर फाइनेंशियल्स देखें, तो उससे पहले अगर इसके वारंट्स के बारे में अगर डिस्कस करें, जो कि हमने वारंट्स देखे, कहाँ गया इधर, यहाँ पे वारंट्स जो बता रही है कंपनी वारंट्स के बारे में, वारंट्स यहाँ पे कंपनी बता रही है कि अक्टूबर 2024 में इन्होंने वारंट्स इशू किए 450 करोड़ के। तो अगर इसको मैं सर्च करता हूँ SG फिनसर्व वारंट्स अक्टूबर 2024, तो SG फिनसर्व ने 1 करोड़ शेयर वारंट्स इशू किए लास्ट ईयर अक्टूबर 25 2024 में 450 करोड़ के, जिसमें से 25% पैसा इनके पास आ गया। और इशू प्राइस कितना था इसका अगर देखें हम लोग, तो इशू प्राइस 112 पर वारंट। अगर SG फिनसर्व को देखें तो ये NSE पे तो अभी लिस्ट हुई है 5 अगस्त 24 को। उससे पहले अगर BSE पे लिस्ट थी सिर्फ। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यहाँ पे अगर देखें तो इसके अंदर जाके इसका पता चलेगा। SG फिनसर्व एट एन इशू प्राइस ऑफ 450। तो 450 के प्राइस पे लास्ट ईयर अक्टूबर में इन्होंने वारंट्स इशू किए। मतलब इन्होंने नए फ्रेश 1 करोड़ फ्यूचर वारंट्स इशू करे, जिसमें कि इन्वेस्टर्स ने 450 के रेट पे उस 1 करोड़ के 25% शेयर्स खरीद लिए, या फिर मतलब कंपनी को पैसा दिया 450 के रेट पे। तो अगर देखें तो बैक जाके 450 करोड़ का टोटल कैपिटल आएगा
कंपनी के पास 450 के प्राइस पर ही, शेयर प्राइस पर ही और 1 करोड़ शेयर इशू करे तो उस टाइम इन्वेस्टर्स ने इसको 25% पैसा दिया है इसका एडवांस में, यानी कि लगभग 113 करोड़ के आसपास कंपनी के पास पैसा आया। और इन इन्वेस्टर्स के पास चॉइस है विदिन 18 मंथ्स यानी कि कमिंग अप्रैल 2026 तक पूरा पेमेंट जो बाकी है 450 में से 113 करोड़ गया, तो जितना बचा लगभग 330 करोड़ के आसपास की पेमेंट और देनी है। तो 1 करोड़ शेयर्स इन इन्वेस्टर्स को इशू हो जाएंगे और थोड़ा सा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की जो शेयर होल्डिंग है वो डाइल्यूट हो जाएगी, क्योंकि ये लोग इसमें इन्वेस्टर्स बन जाएंगे। और अगर अप्रैल 2026 तक ये जो वारंट इशू करे हैं, ये जिन इन्वेस्टर्स ने खरीदे हैं, अगर वो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं अपना ऑप्शन, तो ये 113 करोड़ उनका वेस्ट हो जाएगा और कंपनी के पास आ जाएगा। बट जिसके कम चांसेस हैं, क्योंकि जिन्होंने अपना 113 करोड़ लगाए हैं तो वो बाकी का 330 करोड़ लगा के कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, क्योंकि कंपनी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। और आज की अगर डेट में देखें तो 400 के आसपास इसका शेयर प्राइस चल रहा है, यानी कि इनके प्राइस से भी नीचे चल रहा है। और अगर आज की डेट में भी इन लोगों को ये वारंट अपने कन्वर्ट कराने हैं शेयर्स में, तो भी इनको 450 के प्राइस के हिसाब से ही शेयर खरीदने हैं, तो ही इनको शेयर मिल पाएगा। तो 450 तो ये जाना ही जाना है, लगभग यहाँ से 12-13% के आसपास का। और इस 450 करोड़ में से जो 1 करोड़ शेयर इशू करे हैं, उसमें से 11 लाख शेयर्स आशीष कचोलिया जी ने खरीदे हैं, जो कि जाने माने HNI इन्वेस्टर हैं, यानी कि लगभग 45-48 करोड़ के आसपास का कमिटमेंट इन्होंने किया है और 12 करोड़ इन्होंने ऑलरेडी इस कंपनी के वारंट्स में लगा दिए हैं। और अगर इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखें तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे लगभग ये 126 करोड़ का फंड आया भी है। और जैसे ही वो लोग वारंट्स और कन्वर्ट हो जाएंगे तो कंपनी के पास और पैसा 350 करोड़ के आसपास और आ जाएगा, जिससे कि इनकी इक्विटी रिजर्व्स और बढ़ जाएंगे, जो कि इनको AUM 6000 के करोड़ का टारगेट जो है उसको अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो कंपनी के अगर नंबर्स देखें तो देखें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो जैसा कि हमने देखा 22-23 में ही APL अपोलो ट्यूब्स ने इसको एक्वायर किया और इसमें बिजनेस स्टार्ट किया। तो उससे 2022 से पहले 1-2 करोड़ का साल भर का रेवेन्यू आ रहा था और 1-2 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट। तो स्पेसिफिकली अगर देखें क्वार्टर वाइज तो 2022 तक, सितंबर 2022 क्वार्टर तक भी 1 करोड़ का ही प्रॉफिट था। तो हम कह सकते हैं जो मेन बिजनेस स्टार्ट हुआ है इसका अक्टूबर-दिसंबर क्वार्टर में हुआ है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 के आसपास ही कभी हुआ है। अगर 1 अक्टूबर 2022 से हम लोग मान लें इसका बिजनेस स्टार्ट हुआ है और अभी चल रहा है अक्टूबर 2025, तो ठीक आखिरी 3 सालों में कंपनी का 1 क्वार्टर का रेवेन्यू 12 से 75 करोड़ यानी कि लगभग 6 टाइम्स हो चुका है और नेट प्रॉफिट लगभग 5.5 टाइम्स हो चुका है। तो कंपनी ने हिस्टोरिकली आखिरी 3 साल में अच्छे से ग्रो किया है। तो इसलिए फ्यूचर की ग्रोथ जो इसकी है, जो सिर्फ डबल का ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये लोग अचीव कर पाएँ। इसका अगर ट्रेडिंग चार्ट देखें हम लोग तो यहाँ पे मैंने मार्क किया है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2022 को ही कंपनी को एक्वायर करके अच्छे से बिजनेस चालू हुआ। तो 1 अक्टूबर 22 के आसपास अगर देखें तो लगातार कंपनी में इसके शेयर प्राइस में लगातार अपर सर्किट लगता गया, यानी कि इसको बाय कर ही नहीं सकते थे। और बाय करते भी कैसे या किसी को कैसे पता चलता कि ये कंपनी आगे अच्छा करने वाली है, सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर और जो इंटरनल कंपनी से जुड़े हुए हैं उनके अलावा। तो उसके बाद 17 जनवरी 23 को सीधा ये अपर सर्किट लगना इसका बंद हुआ। और 17 जनवरी अगर 23 को देखें तो तब तक इस दिसंबर क्वार्टर 22 के भी रिजल्ट नहीं आए होंगे। तो लगातार कंपनी का सर्किट वहाँ पे खुला और उसके बाद भी लगातार ऊपर जाती रही और लगभग 26 मई 2023 में, यानी कि जब मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आए थे, लगभग 14 करोड़ का इसका प्रॉफिट हो गया था। तब तक ये लगातार ऊपर गई और मार्च 23 में इसके 41 करोड़ का प्रॉफिट सेल्स पे 18 करोड़ का प्रॉफिट इसने कमाया था। तो यहाँ तक ये लगातार ऊपर गई और तब से अभी तक इसको देखें तो उस हाई प्राइस से लगभग 45% डाउन चल रही है, जो कि मार्च 2023 में जब ये 41 करोड़ का प्रॉफिट करती थी और अभी भी उससे 40% डाउन है। यानी कि उस टाइम पे इसकी मार्केट कैप लगभग 3,500-4 हज़ार करोड़ के आसपास रही होगी, 3-4 हज़ार करोड़ के आसपास। और आज तब से अभी तक 250 करोड़ की सेल्स है और 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट पहुंच चुका है। और स्टॉक प्राइस चल रहा है इसका जो कि 5 जनवरी 2023 में था। तो जिसने भी कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस देख के या फिर फ्यूचर का पोटेंशियल देख के कंपनी को ख़रीदा होगा, उसने इस टाइम पीरियड के बाद ही ख़रीदा होगा। तो तब से अभी तक जनवरी 26 में 3 साल हो जाएंगे और स्टॉक में वो लोग या तो लॉस में हैं या फिर एट प्राइस पर हैं, बट
किसी ने भी प्रॉफिट नहीं कमाया, यहाँ तक कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने जिन्होंने वारंट में इसके पैसे लगाया वो भी इसमें लॉस में है। और कंपनी अभी भी 200 डे एवरेज प्राइस से नीचे चल रही है, क्योंकि जब कंपनी चलना शुरू हुई थी तो, या फिर जैसे इन्होंने अपनी गाइडेंस या फ्यूचर ग्रोथ प्रोजेक्शंस बताई होगी, तो लगातार ऊपर भागती गई और फ्यूचर का भी पहले से ही प्राइस इसमें आ गया, इसलिए सबने ये तभी खरीदी और तब से अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं कमाया। और अभी तक काफ़ी जो वीक हैंड्स हैं वो फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे इसमें। और स्टार्टिंग में देखेंगे तो उसके बाद हर क्वार्टर का इसमें रेवेन्यू बढ़ता गया लगातार। फिर जून 24 में, पिछले साल जून 24 से इसका रेवेन्यू पहली बार कम हुआ। उसके बाद सितंबर 24 में भी देखें तो सितंबर 23 के कंपैरिजन फिर कम हुआ। दिसंबर 24 में देखें तो लास्ट दिसंबर के कंपैरिजन में फिर कम हुआ। मार्च 25 में देखें तो लास्ट मार्च के कंपैरिजन में 59 से 54 फिर कम हुआ। और फिर जून 25 और सितंबर 25 में देखें तो दोनों में बढ़ा है। तो बीच में कंपनी के 4-5 क्वार्टर स्लो डाउन हो गए थे, बट अभी आखिरी 2 क्वार्टर से फिर से स्पीड पकड़ ली है और अभी हाईएस्ट रेवेन्यू करा है आज तक का और हाईएस्ट ही नेट प्रॉफिट आया इस क्वार्टर में। और चार्ट वाइज देखें अगर तो कंपनी का सिर्फ 3 साल का ही, क्योंकि आखिरी इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो 3 साल का अगर हम लोग इसका पी रेशियो देखें तो आखिरी 3 साल में स्टार्टिंग में जो 70-80 का पी था, अभी अपने लोवेस्ट पी पर चल रहा है 20 के 21 के। और साथ ही साथ अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो ये भी आज तक के 3 साल का लोवेस्ट है, 2 पे आ चुका है, जो कि एक टाइम पे 7-8 तक पहुंच चुका था। तो उस टाइम पे लोग इसमें काफ़ी ओवर ऑप्टिमिस्टिक थे कि अच्छी कंपनी को किसी भी रेट पर खरीद लो तो पैसा कमाएंगे, लेकिन 3 साल तक उन्होंने किसी ने पैसा नहीं कमाया है। कंपनी ग्रो करती गई, अच्छा करती गई और साथ ही साथ स्टॉक प्राइस इसका सेम प्राइस पे रहा, तो जिससे कि अभी ये फेयरली वैल्यूड की कैटेगरी में आ चुका है। तो अब मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, जबकि ये अपने 200 डे प्राइसिंग एवरेज प्राइस से भी नीचे आ चुका है। और जिस हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस पे ये बंद हुआ था करंट मार्केट प्राइस से, वहाँ तक लगभग इसका 81% का पोटेंशियल टारगेट तो वहाँ तक ही है। तो ये स्टॉक सिर्फ मैंने आप लोगों की स्टडी के लिए शेयर किया है, तो ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस साल का मेरा दिवाली पिक का स्टॉक है। तो आप लोग इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप इसमें पहले से इन्वेस्टेड हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।